dears. Hope you are doing well. Okay, children, let's do today the back exercises including question answers of chapter 3 अगर नाक ना होती from your Hindi literature book सुनहरी धूप. Let's discuss the शब्दार्थ first. Page number 24. पहला शब्द है मुहाल मीन्स कठिन डिफिकल्ट. बर्बाद नष्ट रुइंड. कर्ज उधार लोन. भात विवाह के अवसर पर मामा की ओर से कन्या को दी जाने वाली भेंट. एट द टाइम ऑफ गर्ल्स मैरिज द गिफ्ट्स गिवन बाय हर अंकल. चोचक बहन की संतान को जन्म के अवसर पर भाई मीन्स मामा की ओर से दी जाने वाली भेंट मीन्स द गिफ्ट्स गिवन बाय द ब्रदर टू हिज सिस्टर्स चाइल्ड एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ. अगला है औकात मीन्स हैसियत या सामर्थ्य मीन्स स्टेटस. पत्रम पुष्पम मीन्स फूल पत्ते मीन्स फ्लावर्स एंड लीव्स. इट मीन्स तुच्छ सी लगने वाली भेंट अ स्मॉल गिफ्ट. नस्वार सूंघनी मीन्स स्नफ. खानदान परिवार फैमिली. इल्ज़ाम दोष ब्लेम. हेकड़ी अकड़ एरोगेंस. बरबस ज़बरदस्ती फोर्सली. चौथ गाय भैंस का गोबर काउडंग. उपमा देना तुलना करना टू डू कंपैरिजन. हुक्सी मीन्स कील के समान. हुक इज इंग्लिश वर्ड ओनली लुक्स लाइक अ नेल. फ्रंट मीन्स अगेन इंग्लिश वर्ड आगे का भाग. देन सुतवा मीन्स लंबी पतली लॉन्ग एंड थिन. नक्कुशा अपने को बहुत बड़ा समझने वाला अ मैन हु कंसीडर्स हिमसेल्फ अ वेरी बिग मैन. कंटोप कान तक ढकने वाली टोपी अ कैप कवरिंग द ईयर्स. कुंभकर्ण रावण का भाई जो 6 महीने जागता था और 6 महीने सोता था. सो यू नो अबाउट कुंभकर्ण रावण's brother who used to sleep for 6 months and then awake for 6 months. परस्पर आपस में with each other. हकीकत वास्तविकता रियलिटी. फ़ायदे लाभ बेनिफिट्स. उसके बाद है मुहावरे मीन्स ईडियम्स. एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड दीज ऑल मुहावरे ईडियम्स वाइल टीचिंग द लेसन. सो आप ध्यान से लेसन फिर से सुने और इन्हें समझें इन्हें याद करें. इसके बाद है कठिन शब्द फॉर श्रुतलेख. इनकी भी आप स्वयं ही अभ्यास करना इसका भी. उसके बाद है पाठबोध. इसके अंतर्गत है मौखिक प्रश्न. सो पहला है हमारे शरीर का कौन सा अंग हमारी इज्जत का प्रतीक है. उत्तर हमारे शरीर के अंगों में से नाक हमारी इज्जत का प्रतीक है. ख बिना किसी हथियार के कौन सा अंग कट जाता है. उत्तर बिना किसी हथियार के नाक कट जाती है. यहाँ नाक कटने से अभिप्राय इज्जत का चले जाना है. ग लेखक ने किस मनोवैज्ञानिक सत्य का उल्लेख किया है. उत्तर लेखक ने इस मनोवैज्ञानिक सत्य का उल्लेख किया है कि जिनकी नाक कट जाती है अर्थात जो खुद नकटे होते हैं वे दूसरों को भी नकटा देखना चाहते हैं. अगला है घ लेखक ने नाक की सहेली किसे बताया है. उत्तर लेखक ने छींक को नाक की सहेली बताया है. अगला प्रश्न उपन्यासों और कहानियों में सुंदर नाक को क्या कहा गया है. उत्तर उपन्यासों और कहानियों में सुंदर नाक को सुतवा अर्थात लंबी पतली नाक कहा गया है. अगला प्रश्न नाक आँखों के लिए किस प्रकार उपयोगी है. उत्तर जब हम चश्मा पहनते हैं तो नाक के कारण ही वह हमारी आँखों पर टिकता है. इस प्रकार नाक आँखों के लिए उपयोगी सिद्ध होती है.
इसके बाद है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। तो इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न दिए गए हैं और आगे कुछ विकल्प दिए गए हैं। आपने सही विकल्प पर टिक लगाना है। पहला प्रश्न है, नाक में उगे बाल किसका काम करते हैं? तो आपने लेसन सुना होगा ध्यान से। तो किसका करते हैं? इसका सही विकल्प है छन्ने और झाड़ू का। इसके सामने आप टिक लगाएंगे। ख, नाक की गड़बड़ी से आदमी क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? नक्सुरा। इसके सामने टिक लगाएंगे। ग, जब आदमी का बुरा वक्त आता है या उसे किसी से काम करवाना होता है तो वह क्या भूल जाता है? तो क्या भूलता है उस समय? सारी हेकड़ी। तो इसके सामने आप टिक लगाएंगे। तो इसके बाद है लिखित प्रश्न। तो पहले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। क, यदि नाक ना होती तो आदमी का जीवन कैसा होता? उत्तर, यदि नाक ना होती तो आदमी का जीवन बहुत आसान होता। नाक की चिंता में आदमी का जीना मुहाल हो गया है। ख, नाक बचाने के लिए आदमी वर्दीधारियों, आयकर अधिकारियों के साथ कैसा व्यवहार करता है? उत्तर, नाक बचाने के लिए आदमी वर्दीधारियों मीन्स पुलिस वालों, आयकर अधिकारियों की पत्रम पुष्पम से पूजा करता है, अर्थात उन्हें खुश करने के लिए कोई भेंट उपहार स्वरूप देता है ताकि अपराध होने पर पकड़े जाने से बच जाए। अगला प्रश्न है, नाक कब बुरी लगती है? उत्तर, नाक तब बहुत बुरी लगती है जब वह किसी शुभ कार्य के वक्त अनायास छींक मार देती है। घ, करुण रस में बरबस भीभत्स रस कैसे आ टपकता है? उत्तर, रोते समय आंसुओं के साथ जब नाक भी बहने लगती है तो रोने का सारा मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। ऐसी स्थिति में करुण रस में बरबस विभत्स रस आ टपकता है। अगला प्रश्न है, चश्मे की ज़रूरत क्यों पड़ती है? उत्तर, नज़र कम होने पर चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ आँखों को धूप से बचाने के लिए, किसी से नज़रें चुराने के लिए या किसी रूप को छिपकर निहारने के लिए भी चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। च, नाक के कारण किन दो महान ग्रंथों की रचना हुई? उत्तर, नाक के कारण रामायण और महाभारत ग्रंथों की रचना हुई। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क, नाक नीची होने के डर से लोग कैसा आचरण करते हैं? उत्तर, नाक नीची होने के डर से लोग ब्याह शादी, भात चोचक आदि में अंधाधुंध खर्च करते हैं। जन्म पर ही नहीं, मृत्यु पर भी दावत खिलाते हैं। अपनी हैसियत ना होने पर भी बच्चों को महंगे स्कूलों में पढ़ाते हैं और महंगी किश्त देकर टीवी, फ्रिज या कूलर आदि घर लेकर आते हैं। ख, नाक का रहना बहुत ज़रूरी क्यों है? उत्तर, नाक का रहना बहुत ज़रूरी है, वैसे भी अर्थात मुहावरे के अर्थ में भी और चेहरे पर भी। नाक लंबी, छोटी, मोटी या चपटी जैसी भी हो पर होनी ज़रूर चाहिए। जिसके नाक ना हो उसकी कोई सूरत भी देखना पसंद नहीं करेगा, बल्कि देखकर डरेगा। बिना छज्जे के मकान के फ्रंट की तरह उसका चेहरा भी शोभा नहीं देगा। ग, मध्यकालीन काव्य में नायिकाओं की नाक के लिए कौन कौन सी उपमाएं दी गई हैं? उत्तर, मध्यकालीन काव्य में नायिकाओं की नाक के लिए बहुत सी उपमाएं दी गई हैं। नाक को चंपे की कली, तिल के सुगंधित फूल से निर्मित और तलवार की धार से बढ़कर बताया गया है। अधिकांश कवियों ने नाक की उपमा तोते की चोंच से भी दी है, जो हास्यास्पद प्रतीत होती है। घ, नाक हमें बीमारियों से किस प्रकार बचाती है? उत्तर, नाक
बाहर की ठंडी हवा को गर्म करके अंदर पहुंचाती है और ठंड लगने से बचाती है। वातावरण में व्याप्त प्रदूषण को फेफड़ों तक जाने से रोकती है। नाक में उगे बाल छन्ने और झाड़ू का काम करते हैं। अगला प्रश्न है, रामायण और महाभारत की कथा में नाक का क्या महत्व बताया गया है? उत्तर, रामायण की कथा में सीता का हरण और रावण का मरण नाक के कारण ही हुआ। यदि शूर्पणखा की नाक ना कटती तो रामायण की रचना ही ना होती। इसी प्रकार महाभारत की कथा का आधार भी द्रौपदी की नाक ही थी, जो अत्यंत खतरनाक सिद्ध हुई। अगला प्रश्न है, नाक कटवाने से नाक बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर सोचकर अपने विचार लिखिए। उत्तर, यह बात सही कही गई है कि नाक कटवाने से नाक बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। नाक कट जाने से इंसान किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। उसके खानदान की इज्जत भी धूल में मिल जाती है। समाज में लोग उसका बहिष्कार कर देते हैं। इसलिए हर इंसान चाहता है कि उसकी नाक बची रहे। इसके लिए वह अपनी औकात ना होते हुए भी पैसे वालों के साथ भिड़ता है और कर्ज के बोझ तले दब जाता है। नाक बचाने के लिए ही वह पुलिस वालों और आयकर अधिकारियों की भी पत्रम पुष्पम से पूजा करता है। तो इसके बाद है व्याकरण बोध। तो व्याकरण बोध के अंतर्गत यहाँ पर पहला प्रश्न है, अब हम पढ़ते हैं यहाँ से। इस पाठ में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों का प्रयोग किया गया है। शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर ही ये भेद किए जाते हैं। तो इन तत्सम, तद्भव, ये जितने भी भेद हैं शब्द के, यह सब मैंने ग्रेड 6 में भी एक्सप्लेन किए हैं। तो एक बार फिर यहाँ से रिवाइज करते हैं। तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों मीन्स एज इट इज़ हिंदी में आए हैं विदाउट मेकिंग एनी चेंज, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है, जैसे पुष्प, पत्र आदि। तद्भव शब्द, जो शब्द थोड़े परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे नाक, माथा, हाथ, आँख आदि। उसके बाद है देशज शब्द, क्षेत्रीय भाषाओं या स्थानीय बोलियों में प्रयुक्त होने वाले वे शब्द जो हिंदी शब्द भंडार में शामिल किए गए हैं, उन्हें देशज मीन्स देश जमा ज मतलब देश में जन्मे, ज मतलब पैदा होना, शब्द कहलाते हैं, जैसे पगड़ी, भात, छोछक आदि। आगे है विदेशी शब्द, मुगल, तुर्की, पुर्तगाली और अंग्रेज़ी के संपर्क में आने के कारण उनकी भाषा के शब्द जो हिंदी में आत्मसात कर लिए गए विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे स्कूल, कॉन्वेंट, औकात, मुहाल आदि। अब आपने क्या करना है, नीचे लिखे शब्दों को उचित शीर्षक के सामने लिखिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं आपने, और इधर लेफ्ट साइड बाईं तरफ शब्द दिए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द, इनके हेडिंग्स दिए हैं। आपने इनमें से छांट कर जो तत्सम शब्द है उसके सामने लिखने हैं और तद्भव शब्द उसके सामने, एंड सो ऑन। तो तत्सम शब्द कौन कौन से हैं? करुण और सुमुखी। तद्भव शब्द कौन कौन से हैं इसमें से? ब्याह, नाक। देशज शब्द भात, छोछक। और विदेशी शब्द कौन से हैं? मुकदमा और औकात। इसके बाद है अगला प्रश्न, विलोम शब्द लिखिए, ऑपोजिट वर्ड्स। तो इनके क्या हैं ऑपोजिट्स? अनुकूल, प्रतिकूल, आधार, निराधार, दुर्भाग्य, सौभाग्य, आंतरिक, बाह्य, असली, नकली, सुगंध, दुर्गंध, खुशबू, बदबू, दूर, पास। इसके बाद है अगला
दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, मीन्स सिनोनिम्स। तो घमंड के कौन से हैं पर्यायवाची शब्द? अहंकार, अभिमान। आप कोई अन्य भी लिख सकते हैं। हाथ, हस्त और कर। आँख, नेत्र, नयन। अवगुण, दोष और दुर्गुण। इसके बाद अगला प्रश्न है, जिन शब्दों का प्रयोग एक से अधिक अर्थों के लिए किया जाता है उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। अनेकार्थक शब्द मीन्स वन वर्ड हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स। तो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। पहला है अंक। अंक का अर्थ संख्या भी होता है, अंक का मतलब गोद भी होता है, मीन्स लैब। फल, फल का मतलब परिणाम, रिजल्ट भी होता है, और खाने वाला फल, फ्रूट। अब आपने क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों के दो भिन्न अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, आपने उनके डिफरेंट मीनिंग्स लिखने हैं, अनेकार्थक शब्द लिखने हैं। जैसे पहला है हार। हार का मतलब माला, गारलैंड भी कहते हैं उसको, और हार मीन्स पराजय, डिफीट। कर का मतलब हाथ, और टैक्स, टैक्स इंग्लिश वर्ड ही है। अंग मीन्स शरीर का हिस्सा, पार्ट ऑफ द बॉडी। और दूसरा इसका अर्थ है भेद या भाग, मीन्स टाइप्स। उसके बाद है वर। वर का मतलब दुल्हा, मीन्स ग्रूम, और वरदान मीन्स ब्लेसिंग्स। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ से अलग कोई विशेष अर्थ देते हैं वे मुहावरे कहलाते हैं। तो मुहावरे भी आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, मीन्स ईडियम्स। तो मुहावरे के प्रयोग से भाषा का सौंदर्य तथा उसका लचीलापन और अधिक बढ़ जाता है। तो भाषा और सुंदर हो जाती है जब हम मुहावरे प्रयोग करते हैं अपनी बात में। जैसे आँखों का तारा होना, अर्थात अत्यधिक प्रिय होना। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित मुहावरों द्वारा कीजिए। तो यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दिए हैं, आपने वहाँ पर सूटेबल ईडियम भरना है, उचित मुहावरा भरना है। जैसे पहला वाक्य है, इतनी सारी मिठाइयाँ देखकर मेरे, क्या यहाँ पे आएगा, मुंह में पानी आ गया। उसके बाद दूसरा है, अध्यापक के बेटे का फेल हो जाने का मतलब है दिए तले अंधेरा। ग, जब किसी आदमी को कोई काम दूसरे से करवाना पड़ता है तो वह सारी हेकड़ी भूल जाता है। घ, जब सुनीता का झूठ पकड़ा गया तो वह पानी पानी हो गई, मीन्स शर्मिंदा हो गई। अब इसका ख जो है इसी प्रश्न का, लोकोक्तियाँ जन जीवन में प्रचलित ऐसी उक्तियाँ हैं। लोकोक्तियाँ मीन्स प्रोवर्ब्स, उक्तियाँ मीन्स स्टेटमेंट्स, जो श्रोता के मन पर सीधे असर करती हैं। ये साधारण वाक्यांशों में किसी विशेष अर्थ को प्रकट करती हैं। मुहावरों और लोकोक्तियों में प्रमुख अंतर यह है कि मुहावरे वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ वाक्य की समाप्ति पर निष्कर्ष रूप में प्रयोग की जाती हैं। मतलब हम जब अपना वाक्य पूरा कर लेते हैं तो अंत में हम लोकोक्ति देकर एग्जाम्पल देते हैं, किसी लोकोक्ति द्वारा अपनी बात को और पुष्ट करते हैं। ये अंत में प्रयोग की जाती, ना कि वाक्य के बीच में। मुहावरे वाक्य के बीच में प्रयुक्त होते हैं। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी कमी या दोष दूसरों पर डालना। अगला है, आम के आम गुठलियों के दाम, मीन्स दोहरा लाभ होना। तो आपने अब आगे क्या करना है, निम्नलिखित लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे कुछ लोकोक्तियाँ दी गई हैं, आपने इनके अर्थ लिखने हैं। तो पहली लोकोक्ति है, अधजल गगरी छलकत जाए। तो इसका अर्थ है कम गुणों वाला दिखावा ज़्यादा करता है, द शो ऑफ ज़्यादा करता है। जिसके पास गुण तो कम है पर शो ऑफ ज़्यादा करता है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मीन्स ज़बरदस्ती गले पड़ना, मीन्स लाइक अनवांटेड गेस्ट। अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। इसका अर्थ है समय गंवाने के बाद पछताना व्यर्थ है। तो हमने पहले तो समय वेस्ट कर लिया, जब समय था, जिस समय कोई कार्य करना था उस समय हमने समय बर्बाद कर लिया, और अब बाद में हम पछता रहे हैं कि ओ हमने टाइम वेस्ट कर लिया, अब कैसे करें, अब ठीक कैसे करें सब कुछ। तो वहाँ पे हम ये वाली लोकोक्ति प्रयोग करते हैं। अंतिम है,
अंधेर नगरी चौपट राजा। तो इसका मतलब है राजा के मूर्ख होने पर न्याय व्यवस्था का भी अनियंत्रित होना। अनियंत्रित मीन्स आउट ऑफ कंट्रोल। जब राजा ही मूर्ख है, उसे नहीं पता क्या करना क्या नहीं करना, तो वो न्याय मतलब जस्टिस कैसे प्रॉपर करेगा, तो वो भी उसके वश में नहीं होता। तो वहाँ पे हम ये वाली लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं ऐसी स्थिति में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर. नाउ वी शैल मीट विद द नेक्स्ट टॉपिक. कीप लर्निंग. गुड बाय.